हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है स्टैटिक्स, सॉरी डायनेमिक्स, यानी गतिकी। गतिकी भौतिकी क्या है देखिए। हम पढ़ते हैं गतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कणों की या पदार्थों की गति से संबंधित अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कणों के गति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो। तो हम यहां लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कणों के गति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो, उसे गतिकी कहा जाता है। ठीक है, देखिए गतिकी के साथ साथ हम एक चीज और पढ़ते हैं स्टैटिक्स यानी स्थितिकी, या हम इसको बोल सकते हैं कि स्थितिकी, गतिकी स्थितिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के स्थिर व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसके अंदर कणों के स्थिर व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? स्थितिकी कहलाती है। स्थितिकी ठीक है, स्थितिकी कहलाती है। अब देखिए इन दो चीजों के अलावा यानी डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के अलावा इस गतिकी के अंदर हम एक टर्म्स और पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कणों की गति और उसकी स्थितिकी यानी गतिकी और उसके स्थितिक दोनों व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर गतिकी और स्थितिकी दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, स्थितिकी प्लस गतिकी दोनों का अध्ययन, दोनों का अध्ययन। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं।
चलिए देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन यानी गति के बारे में। हेडिंग डालिए गति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोशन। मोशन क्या होता है? देखिए, किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि पहले कोई वस्तु यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे चली गई, तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से जब यहाँ गई तो उसमें कोई मोशन हुआ होगा, गति आई होगी, तभी तो यहाँ से वहां गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? गति के प्रकार देखिए, गति के प्रकार, गति को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, विमा के आधार पर और कण की गति की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहता है विमा के आधार पर, और दूसरा आ जाता है आपका कण की गति की प्रकृति के आधार पर। कण की गति की प्रकृति, ठीक है। विमाएं क्या होती है? ठीक है, तीन विमाएं होती हैं, सभी जानते होंगे, एक्स, वाई और जी। ठीक है, एक्स विमा, वाई और जेड। विमा के आधार पर कितने भागों बांटे गए हैं? विमा के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, एक विमीय गति, तो इसको बांटा गया है वापस से तीन भागों में। पहला आ जाता है एक विमीय गति। ठीक है, विमा के आधार पर जो गति होती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक विमीय गति यानी वन डायमेंशियल मोशन, विमा को बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, यानी डायमेंशियल मोशन, और वो आ जाती है नेचर, यानी कण की प्रकृति। किस चीज की प्रकृति आ जाती है? गति की प्रकृति। ठीक है, तो वन डायमेंशियल मोशन कौन सी आ जाती है? इसके अंदर लिखिए, एग्जाम्पल देखिए, यानी एक सीधी रेखा में होने वाली गति। ठीक है, एक सीधी रेखा में होने वाली गति। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो रेलगाड़ी का पटरी पर चलना, पटरी पर रेलगाड़ी का चलना। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं तो द्विविमीय गति आ जाती है आपकी। कौन सी? द्विविमीय गति। ठीक है, द्विविमीय गति कौन सी होती है? द्विविमीय गति हो जाती है दो विमाएं का होने वाली गति। ठीक है, इसको सीधा हम एग्जाम्पल ही लिखेंगे इसका। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका?
इसका एग्जाम्पल हो जाता है वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण। उसके बाद तीसरी आ जाती है 3 डायमेंशनल मोशन यानी त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति कौन सी होती है? यानी 3 डायमेंशंस के अनुदिश होने वाली गति को क्या बोलते हैं? हम त्रिविमीय गति कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो मैं ये हो जाता है आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। ठीक है, एक एक ही लिखा रहा हूं मैं एग्जांपल आपके, बाकी रिलेट करके देख लेना। जैसे कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी हो जाता है। दूसरा अगर बात करूं तो गैस के अणुओं की यादृच्छिक गति हो जाती है, पतंग की गति आ जाती है। ठीक है, एक और लिख लीजिए इसमें, पतंग की गति। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे गतिकी के अंदर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी कण की गति की प्रकृति के आधार पर। कण की गति की प्रकृति के आधार पर। अभी हम गति के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था कि विमा के आधार पर और दूसरा कण की गति की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो कण की गति की प्रकृति के आधार पर आपकी जो पहले नंबर की आती है वो आती है आपकी स्थानांतरित गति। ठीक है, स्थानांतरित गति क्या होती है? जब किसी कण की या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, यानी कोई वस्तु पहले यहां पे थी, वो फिर यहां पे चली गई। ठीक है, वो फिर यहां पे चली गई, यानी हम बोले कि पहले वो ए बिंदु पे थी, फिर बी पे, फिर सी पे। ठीक है, तो उसकी जो स्थिति है वो स्थिति परिवर्तित हो रही है, ए से बी पे जा रही है, बी से सी पे जा रही है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं कि यदि कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, यदि कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? सापेक्ष। तो उसकी गति को क्या कहते हैं? हम स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है, दूसरी अगर आपकी आ जाती है घूर्णन गति। दूसरी हम पढ़ते हैं, चलो इसका एग्जांपल लिख लीजिए। इसका एग्जांपल जो सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी लिख लो आप। सीधी सड़क पर चलना, सीधी सड़क पर चलना। ठीक है, इसके तो काफी एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घूर्णन गति। ये घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति के बारे में हम पढ़ते हैं।
जब कोई कण किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है, ठीक है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? किसी कण का किसी निश्चित अक्ष, किसी निश्चित अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है, किसी कण या निकाय का किसी अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो सिंपल सी चीज आ जाती है, पंखे का चलना। क्या कहलाता है? पंखे का चलना। ठीक है, अब तीसरे नंबर में हम पढ़ते हैं दोलन गति। क्या पढ़ते हैं? दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति या इसको बोल सकते हैं हम कंपन गति। ठीक है, दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति कंपन गति क्या होती है? जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करे। ठीक है, किसी कण का अपनी माध्य स्थिति, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर, स्थिति के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर बोल सकते हैं, चारों ओर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम अगर ये लिखे स्थिति के इधर उधर, इधर उधर, ठीक है, अपनी स्थिति के इधर उधर गति करना। इसका एग्जांपल आ जाता है पेंडुलम। ठीक है, सरल लोलक की गति, यानी सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो क्या हो जाती है? आपकी दोलन गति या कंपन गति हो जाती है। देखिए, दोलन गति, इसको ऐसे समझिए, यहां से कोई बॉल लटकी हुई है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? आपका पेंडुलम। इस पेंडुलम का इसकी माध्य स्थिति, ये कौन सी स्थिति हो जाती है? इसकी माध्य स्थिति। ठीक है, ये आपकी इसकी माध्य स्थिति हो जाती है। जब ये इधर उधर ऐसे क्या बोलते हैं, मूव करता है। ठीक है, ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ये इस तरह की जो मोशन होती है वो हो जाती है आपकी दोलन गति। ठीक है, और अगर मैं कंपन गति की बात करूं आपसे, तो कंपन गति देखी जाती है आपकी जो स्प्रिंग वाले दोलक होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग है और यहां पे हमने क्या है, कोई वस्तु लटका दी है, बांध दी। ठीक है, ये अभी अपनी माध्य स्थिति में है। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा इसका, इसकी ये भी स्थिति माध्य स्थिति। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचता हूं, ठीक है, तो क्या स्प्रिंग छोड़ती है, नीचे जाएगा, छोड़ता हूं, फिर वापस इसको नीचे खींचने के बाद छोड़ देता हूं, तो क्या होता है, ये पहले नीचे आता है, यानी हमने पहले इसको नीचे खींचा, लेकिन जब छोड़ते हैं तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, इसको वापस से स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहती है, कंप्रेस करती है, तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो पहले ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह की जो गति होती है उसको बोलते हैं कंपन गति। ठीक है, तो आपकी ये गति के प्रकार हो जाते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था, जिसमें हमने गति के प्रथम जो पहले प्रकार थे वो पढ़े थे हमने विमा के आधार पर, डायमेंशंस के बेस पे, जिसमें हमने 3 पढ़ी थी, एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कण की गति की प्रकृति के आधार पर। इसके अंदर हम 3 पढ़ते हैं, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और दोलन या कंपन गति। ठीक है,
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम गतिकी के कुछ और टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आपकी डिस्टेंस आ जाती है, विस्थापन आ जाता है, स्पीड आ जाती है, और एवरेज स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं, पहला हेडिंग डालिए फटाफट, डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है, चौक चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। दूरी जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, किसी निर्धारित पथ पर, किसी निर्धारित पथ पर समय के अंतराल में, ठीक है, किसी निर्धारित पथ पर निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। किसी निर्धारित पथ पर किसी निर्धारित पथ पर समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है, क्या कहलाती है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी की अगर मैं विमा की बात करूं, ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो होती है एल, या L1 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर मैं मात्रक की बात करूं, दूरी का मात्रक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मात्रक क्या होता है, इसका मीटर होता है, ठीक है। दूरी को मीटर में, मीटर में, ये जो मात्रक होता है इसका मीटर में होता है, ठीक है, सॉरी MKS में होता है। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखिएगा, जो इसका मात्रक होता है वो MKS में क्या होता है, MKS पद्धति में होता है इसका मीटर, ठीक है। और CGS में अगर मैं बात करूं आपसे, तो CGS में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, और FPS में अगर मैं बात करूं इसकी, FPS इसमें आ जाता है इसका फीट, ठीक है। भाई दूरी को, डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, लंबाई को मापते हैं ना, लंबाई से क्या होता है L, ठीक है। तो विमा हो जाती है इसकी L, और मात्रक हो जाता है इसका क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। MKS में पूछा जाता है ज्यादातर के, और ये एक अदिश राशि होती है, तो इसका मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अदिश राशि है, मान की अगर मैं बात करूं इसकी, धनात्मक होता है, ठीक है, हमेशा धनात्मक होता है इसका मान, ठीक है। और बस दूरी के लिए इतना ही, 4-5 पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए। दूरी क्या होती है, किसी निर्धारित पथ पर निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी को लंबाई में मापते हैं, यानी विमा को L हो जाती है। इसकी मात्रक अगर MKS में बात करूं तो मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फीट हो जाती है, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो फुट यानी फीट, और FPS में हो जाती है। हमारी जो मैन होती है वो MKS में पूछी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी का SI बोलते हैं, SI यूनिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक सदी अदिश राशि होती है, और इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन,
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, उसका विस्थापन कहलाती है। देखिए, कोई वस्तु है ए, ठीक है, ये अपने इस पोजीशन से, ठीक है, या ये बोलूं मैं, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये अपनी ए पोजीशन से जा रही है, ऐसे घूमते 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 और ये यहां आ जाती है, यानी स्थिति बी पर आ जाती है। जब कोई वस्तु ए स्थिति से चल रही बी स्थिति पर जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? इस पथ के अनुदिश मूवमेंट कर रही है। तो इस पथ के अनुदिश इस केस में अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो दूरी हो जाती है आपकी टोटल पथ की लंबाई। ठीक है, तय किए गए टोटल पथ की लंबाई क्या हो जाती है? इसकी दूरी कहलाती है। लेकिन जब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इसके यानी विस्थापन की बात करूं, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम डिस्टेंस। ठीक है, तो न्यूनतम क्या यही हो जाती है सीधी डिस्टेंस, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य का जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इसकी विस्थापन कहलाती है, वो कहलाता है इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं विमा की बात करूं, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अगर मैं विमा की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक लंबाई ही है। तो इसका क्या होता है? L1 होता है, विमा L1 हो जाती है। अगर मात्रक की मैं बात करूं इसके, तो मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है इसका। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, देखिए दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों की विमा सेम होती है। ठीक है, एक दूरी है, दूसरा विस्थापन है। दूरी अदिश राशि होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। सब क्यों है? क्योंकि दूरी के अंदर वस्तु बार बार अपनी क्या है? डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ठीक है, यानी अगर मैं इस वस्तु की इस पोजीशन पे अगर मैं देखूं डायरेक्शन, तो वो हो जाती है आपकी ये, इस पे देखी जाए तो वो हो जाती है ये। तो इसलिए क्या है कि इसकी जो दूरी की जो, इसलिए कहते हैं कि दूरी होती है जो एक अदिश राशि होती है। लेकिन अगर मैं इसके विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन होता है इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य का न्यूनतम डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो ये विस्थापन किस दिशा में है इसका? भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है जो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि हो जाती है और इसका मान क्या हो सकता है? अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, मान की बात करूं, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं, धनात्मक हो सकता है, ये तो सभी जानते हैं, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य कैसे होगा? अब कोई वस्तु देखो, कोई वस्तु है यहां से चलना स्टार्ट करती है और वापस इसी जगह पे आके रुक जाती है। ठीक है, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही होती है तो क्या कहलाती है? तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए बोल सकते हैं हम, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं वस्तु की चाल की। ठीक है, स्पीड। स्पीड क्या होती है? वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। वस्तु द्वारा
एकम समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की वस्तु द्वारा एकांक समय में एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या कहलाती है? वस्तु की स्पीड कहलाती है। देखिए, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझा? ये हो जाती है आपकी चाल। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। देखिए क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है? तो मीटर, अगर मैं मात्रक की बात करूं इसके, तो हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है? या हम बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है? दोनों सही है। इसकी अगर विमा की मैं बात करूं, देखिए विमा क्या होती है? मीटर को किसमें लेते हैं? एल में। सेकंड क्या है? ओब्लिक में है। जो टाइम है वो ओब्लिक में है, तो हो जाता है ये एल मीटर पर सेकंड। यानी हम बोल सकते हैं टी टाइम T-1, एल T-1 इसकी हो जाती है विमा हो जाती है। और ये क्या है? ये एक अदिश राशि हो जाती है आपकी, ये एक अदिश राशि हो जाती है, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय है। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला टोटल समय, ठीक है? तो हम इसको एक छोटे से फॉर्मूले से लिख लेते हैं। राइटिंग में मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड नोट करते जाना, ठीक है? औसत चाल होती है तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगने वाला कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा एक टर्म और आती है आपकी तात्क्षणिक चाल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड, ठीक है? तात्क्षणिक चाल क्या होती है? देखो, तात्क्षणिक यानी किसी क्षण पे कोई वस्तु, मान लीजिए एक समान वेग से किसी भी टाइम से, ठीक है, यहां से जा रही है, मोशन में है, गति कर रही है, ठीक है, इधर जा रही है। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ए के ऊपर वस्तु की क्या चाल होगी, ठीक है? तो जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे होती है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे हो जाती है इसकी 15 मीटर पर सेकेंड ए के ऊपर, ठीक है? तो किसी क्षण यानी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, या मैं बोलूं कि जैसे 10:12 पे, 10:12 पे वस्तु की जो चाल होगी वो होती है उस पॉइंट पे या उस टाइम पे उसकी जो चाल होती है वो होती है तात्क्षणिक चाल कहती है, ठीक है? इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आता है इसमें, अगर कोई वस्तु एक समान चाल की स्थिति में है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर कोई वस्तु है, ठीक है,
कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उधर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे गए, पॉइंट ए के ऊपर इसकी जो चाल होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी, बी के ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड होगी और सी के ऊपर भी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक समान चाल से चलती हुई वस्तु की औसत चाल और तात्क्षणिक चाल दोनों अलग अलग होती है या फिर सेम होती है? जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी औसत चाल यानी कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय यानी औसत चाल और तात्क्षणिक चाल दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। इसको ऐसे छोटा सा नोट डाल के लिखिए, एक समान चाल की स्थिति में, ठीक है, एक समान चाल की स्थिति में औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, तात्क्षणिक चाल के। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी के या इंस्टेंट स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, एक समान चाल की स्थिति में जो वस्तु की औसत चाल होती है और तात्क्षणिक चाल होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ने वाले वेलोसिटी यानी वेग के बारे में। वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, तय किया गया जो विस्थापन होता है, दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक है, अगर मैं वेग की बात करूं आपसे, वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय। देखिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं आपसे, ठीक है, इसकी दोनों चीजों की अगर मैं आपसे बात करने लगा, वेग की, जो वेग की विमा होती है और जो मात्रक होता है वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों स्पीड के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी विमा की बात करूं आपसे, देखिए क्या होता है, विस्थापन यानी एल और टी इनवर्स। ठीक है, टी क्या होता है, माइनस में चला जाता है क्योंकि नीचे है वो वर्टिकल में। दूसरा अगर मैं मात्रक की इसकी बात करूं तो मात्रक क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। वेलोसिटी सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। और अगर इसके मैं वैल्यू की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, मान की बात करूं, तो इसका मान क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके तीनों मान संभव होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मान इसके संभव हो सकते हैं। अब बात करते हैं वेग के प्रकार। यानी वेग दो प्रकार का होता है आपका, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, जो हमने अभी पढ़े थे स्पीड के केस में कि औसत स्पीड और तात्क्षणिक स्पीड क्या होती है। ठीक है, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, दोनों सेम ही चीज होती है। देखिए औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। भाई हमने क्या पढ़ा था, स्पीड के केस में पढ़ा था कि औसत स्पीड, औसत चाल क्या होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ वेग के केस में क्या हो जाता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आगे बात करो इसके तात्क्षणिक की,
जो इसका तात्क्षणिक वेग होता है, यानी किसी क्षण पर, ठीक है, या मैं बोलूं किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में गति करते हुए किसी क्षण पर अगर उसकी जो वेग होता है वो क्या होता है, उसका तात्क्षणिक वेग होता है। इसके दोनों केसों में सिर्फ यही होता है, ठीक है। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, निश्चित समय या क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अगर देख वही केस जो हमने इसके चाल स्पीड के केस में पढ़ा था कि कोई जो वस्तु है वो एक निश्चित स्पीड से अगर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसका, ठीक है, जो यानी कांस्टेंट स्पीड से वो कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसका तात्क्षणिक वेग और जो सॉरी तात्क्षणिक चाल और औसत चाल होती है, वो जो क्या होती है, बराबर होती है। वहीं ऐसे ही वेग के केस में होता है कि अगर कोई वस्तु होती है वो एवरेज, क्या बोलते हैं उसको यार, जब कोई वस्तु होती है वो अपने एक पर्टिकुलर नियत वेग से गति करती है, तो किसी पॉइंट पर, किसी क्षण पर उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, उसका जो तात्क्षणिक वेग होता है उसके औसत वेग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं। अगर वस्तु नियत गति कर रही है, नियत वेग से गति कर रही है, तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग बराबर होते हैं, ठीक है।